मैं बार बार अपनी बेटी से पूछती कि आजकल उसकी तबीयत खराब क्यों है और वो इतनी डरी सहमी क्यों रहती है, पर वो कभी भी मेरी बात का ठीक से जवाब नहीं देती। एक रात मुझे ऐसा लगा कि मेरी बेटी आधी रात को कहीं जा रही थी। मुझे उस पर शक होने लगा, इसीलिए अगले दिन मैंने उसे अपनी चारपाई पर लेटा दिया और खुद उसकी चारपाई पर लेट गई। अभी आधी रात हुई ही थी कि तभी मुझे कुछ हलचल सुनाई दी। मैंने चादर के कोने से देखा तो सामने का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरा नाम सुरभि है। मेरी माँ का देहांत मेरी पैदाइश के वक्त ही हो गया था। मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद ही रह गई। माँ के मरने के बाद मेरे पापा ने दूसरी शादी कर ली और मुझे मेरी बुआ के पास छोड़ दिया। जिस वक्त ये सब कुछ हुआ, उस वक्त मैं बहुत छोटी थी और मुझे इसकी बिल्कुल भी समझ नहीं थी। लेकिन जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मुझे एहसास होता गया कि ये मेरे पापा हैं और ये मेरे साथ नहीं रहते हैं। बुआ का व्यवहार मेरे साथ कुछ खास अच्छा नहीं था। इसीलिए जब मैं समझदार हुई तो एक दिन मैंने अपने पापा से कहा कि वो मुझे भी अपने साथ लेकर चलें अपने घर पर, लेकिन पापा ने साफ मना कर दिया। वो कहने लगे कि तुम्हारी सौतेली माँ को ये मंजूर नहीं है। मैंने उनसे कहा कि मैं सच कहती हूँ, मैं उन्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगी। मैं खूब रो रही थी तो वो मुझ पर चिल्ला पड़े और कहने लगे, सुरभि, बेकार की जिद मत किया करो। मैं तुमसे कह रहा हूँ कि तुम अपनी बुआ के पास ही रहोगी हमेशा। उस दिन के बाद पापा ने जैसे बुआ के घर आना भी छोड़ दिया था। वो बस कभी कभार मेरे खर्चे के पैसे थोड़े बहुत भिजवा दिया करते थे। पहले फिर भी वो आ जाते थे, लेकिन अब तो मैं उनकी शक्ल देखने को भी तरस जाती थी। शायद वो डर गए थे कि अगर वो बार बार बुआ के घर आए तो एक दिन मैं कहीं बहुत ज्यादा जिद ही ना करने लगूं। मुझे ये सोचकर बहुत बुरा लगता था कि ये मेरे कैसे पापा हैं जिन्हें मुझसे जरा भी प्यार नहीं है। बुआ भले ही मुझसे माँ की तरह प्यार नहीं करती थी, लेकिन सच तो ये था कि फिर भी उन्होंने मुझे अपने घर में जगह दे रखी थी। अब इसकी वजह चाहे महीने का थोड़ा बहुत मिलने वाला खर्च ही सही, जो भी हो, और उनका ये मेरे ऊपर सबसे बड़ा एहसान था जिसका वो मुझे खूब ताना भी देती थी। सुरभि, तुम्हारे काम में इतनी ढील क्यों है? जल्दी जल्दी काम को निपटाया करो। खाना खाने में तो बहुत तेज है, पर काम करने में इतनी तेज क्यों नहीं है? तुझे अच्छे से पता है ना कि तेरे बाप ने मुझे कोई जमीन नहीं दे रखी है जिससे मेरी करोड़ों की कमाई हो रही है और मैं तुझे रानी बनाकर रखूं। बुआ की जहरीली आवाज पूरे दिन में न जाने कितनी बार मुझ पर बरसती थी। उनके चेहरे पर हमेशा मेरे लिए खतरनाक गुस्सा होता था। मैं बर्तन धोते हुए कहती, जी बस मैं ये बर्तन एक बार धो लूं, उसके बाद सारे कपड़े भी फटाफट धो डालूंगी। इसके साथ में तुझे नाश्ता भी तैयार करना है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। उनकी ये बात सुनते ही मैं घबरा जाती, क्योंकि इतना सारा काम एक साथ कैसे जल्दी जल्दी निपटाऊंगी। मैं फटाफट से बर्तनों पर अपने हाथ तेजी से चलाने लगती। अरे जल्दी कर, मेरे बच्चों को स्कूल भी तो जाना है ना, वक्त हो रहा है। अगर तू नहीं बनाएगी नाश्ता तो कौन बनाएगा? और सुन, उनकी ड्रेस भी प्रेस करनी है, उनकी किसी भी चीज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। बुआ ने गुस्से से मुझे घूरा और फिर दंदनाती हुई अंदर चली गई। बुआ के बच्चे शहर के सबसे महंगे स्कूलों में पढ़ रहे थे, जबकि मुझे तो वो सरकारी स्कूल में पढ़ा रही थी। वक्त गुजरने पर उन्होंने बड़ी मुश्किल से सिर्फ मुझे 12वीं पास करने दिया और उसके बाद मेरी पढ़ाई छुड़वा दी, और फिर तो पूरे घर के कामों की जिम्मेदारी उन्होंने मेरे सर पर ही डाल दी। बुआ और उनके बच्चे पूरा दिन आराम करते और नए नए तरह के कपड़े पहनते, जबकि मेरे हिस्से में सिर्फ उनकी बेटियों की उतरन ही आती थी। अरे ओ सुरभि की बच्ची, इधर आ। मेरे हाथ और पैरों में नेल पेंट लगा, और हाँ, ध्यान से लगा ना। अगर नेल पेंट जरा सी भी मेरे नाखून से बाहर निकली ना तो फिर तेरी खैर नहीं है। बुआ की बेटी बबीता ने नेल पेंट मेरी तरफ उछालते हुए बड़ी नफरत से कहा। जी मैं बहुत ध्यान से लगाऊंगी दीदी, आप गुस्सा मत करिए। मैं सावधानी के साथ नेल पेंट को उसके पैरों में लगाना शुरू करती हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ रहे थे और डर के मारे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं अपने आप को मजबूत किए हुए थी, क्योंकि अगर जरा सी भी नेल पेंट खराब हो जाती तो मेरी तो शामत ही आ जाती। मुझे मजबूरन खुशी खुशी उनका हर काम करना पड़ता था, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मैं अपनी माँ की तरह बहुत खूबसूरत थी, एकदम गोरी
और मेरे नैन नक्श भी ऐसे थे कि अगर कोई एक बार देखे तो देखता ही रह जाए। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, मेरी खूबसूरती और ज्यादा निखरती गई, जो मेरी बुआ के लिए एक नई परेशानी का कारण बन गया था। बुआ की पहचान वालों में से मेरे लिए रिश्ते आने लगे थे, लेकिन वो सब रिश्ते काफी अमीर लोगों के थे। अरे बहन जी, ये सुरभि तो बिल्कुल चांद का टुकड़ा लगने लगी है। मेरे भतीजे के लिए तो इससे अच्छी लड़की और कहाँ मिलेगी। देखिए, लड़का बहुत अच्छा कमाता है और घर भी उसका अपना ही है। मोहल्ले की एक औरत ने मेहमानों के साथ आकर खुशी से कहा। उनकी नजरें मेरे चेहरे से हट ही नहीं रही थी। ये सुनते ही बुआ का चेहरा गुस्से के मारे लाल हो गया। उन्होंने लेकिन फिर भी अपने चेहरे पर झूठी मुस्कुराहट सजाने की कोशिश की। अरे नहीं बहन, अभी इसकी उम्र बहुत कम है, और वैसे भी इसको घर का कोई कामकाज भी अच्छे से नहीं आता है। ये तो बस अभी भी बिल्कुल बच्ची ही है, सारा दिन खेलती रहती है। अगर बात शादी की ही है तो फिर आप मेरी बेटी बबीता को देखिए, वो बहुत ही संस्कारी और गुणवान लड़की है। वो औरत हैरानी से कहने लगी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो सुरभि को ही सारा दिन घर के कामों को करते हुए देखती हूँ। देखिए बहन, सुरभि वहां पर राज करेगी। आप बस एक बार हाँ कर दीजिए और बुरा ना मानिएगा। लेकिन बबीता तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। ये सुनते ही बुआ को जैसे आग लग गई। उन्होंने कड़क अंदाज में जवाब दे दिया, मैंने आपको कह दिया ना कि अभी मुझे उसकी शादी नहीं करनी है। अगर आपको रिश्ता करना है तो मेरी बेटी से करिए, वरना आप जा सकती हैं। उन्होंने लेकिन बुआ की बेटी में कोई भी रुचि नहीं दिखाई और फिर वो वहां से चली गई। उनके जाने के बाद बुआ ने मेरे बालों को जोर से पकड़ा और धक्का देकर बोली, कमबख्त कहीं की, तू जादू करना चाहती है क्या? मेरी बेटियों से पहले अपना रिश्ता करवाएगी? चल जा यहाँ से, जाकर सारे बर्तन धो, वरना तुझे आज रात का खाना भी नहीं मिलेगा। मेरी बेटियों के हक का डांका डालेगी। वो गुस्से से चिल्ला रही थी और उनकी आंखों में खून उतर आया था। जो भी रिश्ते मेरे लिए आ रहे थे, उन सब जगह पर वो अपनी बेटियों की शादी करवाना चाहती थी, और इसीलिए उन्होंने मेरे नाम पर साफ मना कर दिया और मेरे लिए कोई ऐसा रिश्ता ढूंढना शुरू किया जहां पर मैं सारी जिंदगी सिर्फ अपना सिर पीटती रहूं। और फिर आखिरकार उन्हें मेरे लिए एक ऐसा रिश्ता मिल गया जिस पर वो बहुत खुश हो रही थी। सुरभि, आज कुछ मेहमान आ रहे हैं, ऊपर जाकर अच्छे से तैयार हो जा, और खबरदार, जो तूने उनके सामने कोई भी इधर उधर की फालतू बात की, बिल्कुल अपना मुंह बंद रखकर बैठना। बुआ ने मुझे एक नया सूट दिया। उस वक्त उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी। इसके बाद वो लोग मुझे देखकर चले गए। मैंने पूरे समय सिर्फ अपनी नजर झुकाकर रखी और मुंह बंद रखा। शादी तय हो गई थी। शादी वाले दिन मैं हैरान रह गई कि अभी तक तो बुआ मेरे लिए कई अमीर लोगों के रिश्तों को ठुकराती रही थी, लेकिन आज मेरी शादी सच में उन्होंने एक बहुत ही अमीर इंसान से की थी। मेरा पति बहुत ही हैंडसम था। उसका नाम आकाश था और वो दिखने में किसी राजकुमार से कम नहीं था। उसके ओढ़ने पहनने के ढंग से ही उसकी अमीरी झलक रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बुआ ने इतनी आसानी से इतने बड़े घर में मेरी शादी आखिर कैसे कर दी। शादी की रात मैं अपने नए और शानदार कमरे में घबराहट की हालत में बैठी थी। दरवाज़ा खुला और आकाश अंदर आए। उन्होंने प्यार से मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ा और मुझे एक खूबसूरत सी हीरे की अंगूठी पहना दी। फिर बोले, तुम इस दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो और आज से तुम मेरी जिंदगी हो और मेरी जिम्मेदारी भी हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि कभी भी तुम्हें कोई तकलीफ ना हो। आकाश की आवाज़ में अजीब सा अपनापन और प्यार था और उनकी आंखें बहुत ही मासूमियत से मेरी तरफ देख रही थी। मैंने डरते हुए उन्हें देखा और कहा कि मुझे अमीरों के घर के रहन सहन के बारे में जरा सा भी अंदाजा नहीं है। मैंने सारी जिंदगी गरीबी में बिताई है, इसलिए हो सकता है इतने बड़े घर को संभालने में मुझे दिक्कत हो। मुझे तो अमीर लोगों के बीच में अच्छे से उठना बैठना और बात करने का तरीका भी नहीं आता है। मेरी आवाज़ बहुत घबराई हुई थी। आकाश ने मुस्कुराकर मेरे चेहरे से आंसू पोंछे और मुझे अपने पास करते हुए बोले, तुम पागल हो सुरभि, अमीर और गरीब क्या होता है? हम सब इंसान ही तो हैं, सब कुछ एक जैसा ही है। और आज के बाद तुम खुद को गरीब नहीं बल्कि इस घर की रानी समझो। तुम्हें यहाँ कोई काम करने की जरूरत नहीं है। इतने सारे नौकर आखिर किस लिए हैं? तुम बस
मेरे प्यार पर भरोसा रखो, तुम्हें सब कुछ अच्छे से आ जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम बस खुश रहो और सबसे बढ़कर हमेशा मेरी बनकर रहना। आकाश की ऐसी बातों से मुझे विश्वास हो गया कि वो सच में मुझे बहुत प्यार करता है। मेरी शादी के बाद उसने मुझे दुनिया की हर ऐशो आराम की चीज लाकर दी। वो मेरी हर खुशी में खुश होता और मेरी जरा सी तकलीफ पर बेचैन हो जाता था। मुझे अब लगने लगा था कि आज तक मैंने जितने भी दुख दर्द झेले थे, उन सब के बदले में ही भगवान ने मुझे इतना अच्छा पति दिया है। सुरभि, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। एक दिन आकाश बहुत सारे शॉपिंग बैग्स हाथ में लेकर कमरे में आया। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान थी। मैंने हैरानी और खुशी दोनों के साथ पूछा, आकाश, इतने सारे महंगे कपड़े और जेवर लाने की क्या जरूरत थी? मेरे पास तो पहले से ही सब कुछ है। मैं इतने सारे कपड़ों का क्या करूंगी? आप क्यों बिना वजह इतने पैसे खर्च करते रहते हैं? उसने मुझे गले लगाया और मुस्कुराकर बोला। जब मैंने ये सब देखा तो मुझे लगा ये मेरी बीवी पर बहुत अच्छा लगेगा। और फिर मेरे पैसे किस काम के, अगर मैं उन्हें तुम्हारी खुशियों पर खर्च ना करूं? तुम बस हर रोज तैयार होकर मेरे सामने रहा करो, यही मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून है। उसकी बातों में इतनी मिठास थी कि मेरा दिल खुशी से भर गया। हमारी शादी को कुछ महीने बीत गए और फिर मैं पेट से हो गई। जब मैंने ये खबर आकाश को सुनाई तो वो खुशी के मारे पागल हो गया। उसने तुरंत भगवान के आगे सिर झुका दिया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। फिर बोला, तुमने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। तुमने आज मुझे पूरा कर दिया है। सच कहता हूँ, मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूंगा और हमारे आने वाले बच्चे को इस दुनिया की हर खुशी दूंगा। वो खुशी से झूम रहा था, नाच रहा था। उस दिन के बाद से आकाश मेरा और भी ज्यादा ख्याल रखने लगा। वो मेरे पैर जमीन पर टिकने नहीं देता था, यहाँ तक कि वो मेरे लिए खाना परोसकर खुद बेड पर लेकर आता था। एक दिन वो ऑफिस से लौटते ही भागते हुए आया और मेरे हाथ से पानी का जग छीन लिया और बोला, सुरभि, तुम ये पानी का जग क्यों उठा रही थी? मुझे आवाज दे देती या किसी नौकर को बुला लेती। तुम जानती हो, डॉक्टर ने तुम्हें आराम करने को कहा है। उसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। ये देखकर मैं हंस पड़ी और बोली, आकाश, मैं कोई बीमार नहीं हूँ, बस पानी पीने जा रही थी। मैं आराम से चल फिर सकती हूँ, आप इतना परेशान क्यों होते हैं? मैंने उसे समझाने की कोशिश की। वो नाराज होकर बोला, अब से तुम कोई भी भारी चीज नहीं उठाओगी। तुम्हारा और हमारे आने वाले बच्चे का ख्याल रखना मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं कोई खतरा नहीं लेना चाहता। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा। उसका अंदाज इतना गंभीर था कि मैं एकदम से चौंक गई। इतना प्यार पाकर मुझे कभी कभी डर भी लगता था कि कहीं हमारे इस प्यार को किसी की नजर ना लग जाए। मैं अक्सर रात को उठकर भगवान से प्रार्थना करती कि हमारी इस हंसती खेलती दुनिया को हमेशा ऐसे ही बनाए रखना। फिर एक दिन भगवान ने हमें एक खूबसूरत सी बेटी दी। मैं और मेरे पति दोनों ही उसकी पैदाइश पर बहुत खुश थे। जब नर्स ने बच्ची को आकाश के हाथ में दिया तो उसकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसने हमारी बेटी को सीने से लगा लिया और बोला, देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी तरह खूबसूरत और मासूम है। ये मेरी राजकुमारी है। मैं इसके कदमों में दुनिया की हर खुशी लाकर रख दूंगा। मैंने मुस्कुराकर अपनी नन्ही सी बच्ची को देखा और पूछा, हम इसका क्या नाम रखेंगे? तुमने कुछ सोचा है? मेरी आवाज में ममता भरी हुई थी। आकाश ने तुरंत जवाब दिया। उसकी आंखों में उस वक्त एक अलग ही चमक थी। हम इसका नाम अवनी रखेंगे। ये मेरी प्यारी अवनी है, मेरी बेटी, मेरी जिंदगी। हमारी बेटी बिल्कुल मेरी तरह ही खूबसूरत और मासूम थी। वो अपने पापा की आंखों का तारा थी। उसे देखकर ही उनकी सुबह होती थी। मैं अक्सर कहती, आकाश, ऑफिस के लिए आपको देर हो रही है और अवनी अभी सो रही है। इसे परेशान मत करिए, वो जाग जाएगी और रोने लगेगी। वो हंसते हुए कहते, मुझे अच्छा लगता है। और फिर कहते, मुझे इसके बिना ऑफिस में बिल्कुल भी सुकून ही नहीं मिलता। ये सिर्फ मेरी बेटी नहीं है, ये मेरे जीने की वजह है। हम दोनों पति पत्नी की दुनिया हमारी बेटी की पैदाइश से पूरी हो गई थी। हम उसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसके आने से हमारे प्यार में कोई कमी नहीं आई थी, बल्कि हमारा रिश्ता अब एक नए और मजबूत बंधन में बदल गया था। मुझे लगता था कि मेरी जिंदगी पूर्ण हो गई है। सब कुछ इतना अच्छा था कि मुझे किसी और चीज की इच्छा नहीं थी। लेकिन फिर एक दिन मेरी जिंदगी में तूफान उठ गया। हमारी बेटी अब लगभग 2 साल की हो चुकी थी। एक शाम मैं बालकनी में बैठी थी
और आकाश मेरे पास ही खड़े थे कि अचानक उनके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने कॉल उठा लिया और हेलो कहने ही वाली थी कि तभी सामने से पहले ही आवाज़ आई, कहाँ हैं आप? यहाँ आ जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ, मुझे भी तो आपके ख़्याल की ज़रूरत होती है, जितनी आपकी दूसरी पत्नी को है। आप मुझे इस तरह से अकेला कैसे छोड़ सकते हैं? दूसरी तरफ से एक औरत की रोती हुई और शिकायत करती हुई आवाज़ आ रही थी, जिसमें बहुत दर्द था, जिसे सुनते ही मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मेरे हाथ से फ़ोन छूटकर ज़मीन पर गिर गया। मैं एक गहरी नज़र से अपने पति की तरफ देखा और गुस्से से बोली कि ये सब क्या था आकाश, जो अभी मैंने फ़ोन पर सुना? वो कौन औरत थी और वो खुद को तुम्हारी पत्नी क्यों कह रही थी? मैं गुस्से के मारे बुरी तरह से कांप रही थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो मुझे बाजू से पकड़कर घबराहट में बोले, सुरभि, पहले मेरी बात तो ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगा। प्लीज़ मुझसे नाराज़ मत हो, मेरा भरोसा करो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। उनके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं और वो मेरी आंखों में आंखें नहीं मिला पा रहे थे। मैंने पूरी ताकत से उनका हाथ झटका और चीखते हुए बोली, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। शादी से पहले तुमने क्यों नहीं बताया कि तुम पहले से ही शादीशुदा हो? तुमने मेरी मासूमियत और मेरी मजबूरी का फ़ायदा उठाया। मेरी आवाज़ में दुख और टूट जाने का एहसास साफ दिख रहा था। मैं खुद को संभाल नहीं पा रही थी। वो फर्श पर मेरे कदमों में बैठकर रोते हुए बोले, सुरभि, मैं तुम्हें बताना चाहता था, लेकिन सोचकर ही घबराहट होने लगती थी कि कहीं तुम मुझे छोड़कर ना चली जाओ। मेरी पहली शादी मेरे परिवार वालों ने ज़बरदस्ती करवाई थी। मैं उस औरत से कभी प्यार नहीं कर पाया, लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे पहली नज़र में ही तुमसे सच्ची मोहब्बत हो गई थी। उनके अंदाज में प्रार्थना थी, लेकिन मेरे दिल में अब उनके लिए कोई भी दया नहीं बची थी। मैंने नफरत से उन्हें देखा और तीखे अंदाज में कहा, प्यार? कैसा प्यार आकाश? जो प्यार झूठ की बुनियाद पर खड़ा किया गया हो, वो सिर्फ धोखा होता है। तुमने मुझे इतने लंबे समय तक धोखे में रखा और मुझे झूठी मोहब्बत दिखाते रहे, जबकि तुम पहले से ही किसी और के पति थे। तुम दो नाव में सवारी करने वाले इंसान हो। मेरी आंखों से आंसुओं की जगह भयंकर नफरत बरस रही थी। फिर भी वो बोले, मुझे एक मौका दे दो। मैं सच कहता हूँ, मैं उस औरत को तलाक दे दूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मेरी बच्ची को मुझसे दूर मत करना। वो मेरे पैरों पर गिरकर रो रहा था और उसकी आंखों से पछतावे के आंसू बह रहे थे। मैंने पीछे हटते हुए फैसला सुनाते हुए कहा कि मैं दो हिस्सों में बटे हुए इंसान के साथ कभी भी जिंदगी नहीं गुजार सकती। जिस शख्स ने इतनी आसानी से मुझे इतना बड़ा झूठ बोला, वो कल को कुछ भी कर सकता है। तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया है। अब मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैंने उसे सफाई देने का एक मौका भी नहीं दिया और बालकनी से निकलकर कमरे में आ गई। उसी रात उसकी पहली पत्नी की हालत खराब होने की वजह से उसे अस्पताल जाना पड़ा। उसके जाने के बाद मैंने अपना और अवनी का कुछ जरूरी सामान एक छोटे से बैग में डाला। मैंने अलमारी में रखे उसके दिए हुए सभी जेवर और कीमती कपड़े वहीं छोड़ दिए। मैं उस धोखेबाज इंसान की कोई भी चीज़ अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहती थी। अवनी गहरी नींद में सो रही थी। मैंने उसे अपने सीने से लगाया और रात के अंधेरे में उस आलीशान बंगले का दरवाज़ा हमेशा के लिए पार कर गई। मैं अब एक अनजान शहर की तरफ जाने वाली बस में बैठ गई। मेरा दिल घबराहट से कांप रहा था, लेकिन मेरा इरादा बहुत मजबूत था। मैंने अपनी सिर्फ 2 साल की बेटी को लेकर घर से निकलते हुए उसे उसके पिता के साय से दूर कर दिया, क्योंकि मैं उस इंसान के साथ नहीं रहना चाहती थी जिसने मुझे धोखा दिया था। सुबह सूरज की किरणों के साथ बस एक नए शहर के बस अड्डे पर रुकी। मैंने अवनी को गोद में उठाया और फिर एक ऐसे इलाके की तलाश में निकल पड़ी जहां मुझे सस्ता सा किराए का मकान मिल जाए। सारा दिन इधर उधर घूमने के बाद मुझे शहर के एक पुराने इलाके में छोटा सा किराए का मकान मिल गया। मकान मालिक बहुत ही रूखे अंदाज का आदमी था। उसने शक भरी नज़र से देखते हुए कहा, देखिए मैडम, किराया हर महीने की पहली तारीख को मिल जाना चाहिए, वरना दूसरी तारीख को आपका सामान गली में पड़ा मिलेगा। और हाँ, यहाँ कोई भी गलत काम नहीं होना चाहिए। मैंने नज़र झुकाकर नरमी से कहा, आप बेफिक्र रहिए भाई साहब, मैं मेहनत मजदूरी करने वाली औरत हूँ। मेहनत करके ही अपनी बच्ची का पेट पालूंगी। आपको शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा।
मैंने अपने पास मौजूद थोड़े से पैसों में से उसे किराया दिया और उस खस्ताहाल मकान में अपनी नई जिंदगी की शुरुआत की। अगले ही दिन मैंने काम की तलाश करना शुरू कर दी। पास के ही इलाके में एक फैक्ट्री थी जहां पर सामानों की पैकिंग होती थी। मैं वहां गई और फैक्ट्री के मैनेजर से मिली। साहब, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मेरी छोटी सी बच्ची है। उसके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है। आप मुझे यहाँ पर पैकिंग के काम पर रख लीजिए। मैं हर तरह की मेहनत करने को तैयार हूँ। मैंने मैनेजर के सामने हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना की। मेरी आवाज़ में एक माँ की मजबूरी साफ दिख रही थी। मैनेजर ने मेरे चेहरे की तरफ देखा और फिर ठहर कर बोला, देखो, ड्यूटी बहुत ही सख्त है। सुबह 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक लगातार तुम्हें खड़े रहकर पैकिंग करनी होगी। सैलरी भी ज़्यादा नहीं है। सोच लो, क्या तुम ये कर पाओगी? उसका अंदाज प्रोफेशनल था, लेकिन नरम था। मैंने तुरंत सिर हिला दिया और बोली, साहब, मैं हर मुश्किल बर्दाश्त कर सकती हूँ। बस मुझे ये नौकरी दे दीजिए। मेरे लिए सैलरी ही बहुत बड़ा सहारा होगी। नौकरी मिलने पर मैंने भगवान को धन्यवाद कहा और अगले दिन से काम पर जाना शुरू कर दिया। शुरू शुरू में तो मैं अपनी बेटी को अपने साथ फैक्ट्री ले जाने लगी थी। मैं एक हाथ से सामान पैक करती और दूसरी तरफ मेरी नज़र अवनी पर होती, जो कि फैक्ट्री के कोने में फर्श पर बैठकर अपने खिलौनों के साथ खेलती रहती थी। फैक्ट्री का माहौल और वहाँ के केमिकल की गंध उस बच्ची की सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता भी तो नहीं था। अवनी अक्सर गर्मी और उमस से रोती रहती थी, लेकिन मैं उसे किसी भी तरह मन बहलाकर दोबारा से काम में लग जाती थी। हमारे पड़ोस में ही एक पति पत्नी रहते थे, जो काफ़ी भले दिखते थे। उनकी अपनी कोई भी औलाद नहीं थी। उनकी उम्र भी अब बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही थी, जिस वजह से वो कमज़ोर हो रहे थे। उनका कोई सहारा नहीं था। एक शाम जब मैं थकी हारी फैक्ट्री से वापस आई तो वो बुजुर्ग, जिन्हें मोहल्ले वाले संतोष अंकल कहकर पुकारते थे, मेरे दरवाजे पर आए। बेटा, मैं हमेशा देखता रहता हूँ कि तुम सारा दिन इस मासूम सी बच्ची को लेकर परेशान होती रहती हो। फैक्ट्री का माहौल इसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तुम काम पर जाते वक्त इसे हमारे पास छोड़ कर जाया करो। इससे हमारे घर में रौनक भी हो जाएगी और तुम्हारी बच्ची भी सुरक्षित रहेगी। संतोष अंकल ने बड़ी ही शराफत और हमदर्दी भरे अंदाज में मुझसे कहा। उनके चेहरे पर एक भलाई की चमक थी। मैंने हैरानी से उन्हें देखा, लेकिन हिचकिचाते हुए कहा, नहीं अंकल, ये तो अभी बहुत छोटी है। आप दोनों लोगों को परेशान करेगी। मैं आपको कोई दिक्कत कैसे दे सकती हूँ? मेरी आवाज़ में हिचकिचाहट थी। हालांकि दिल ही दिल में मैं उनकी इस राय पर बहुत खुश थी। उनकी पत्नी, जो उनके पीछे ही खड़ी थी, आगे बढ़ी और अवनी के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोली, अरे नहीं, ये तो कितनी प्यारी और फूल जैसी बच्ची है। हम दोनों पति पत्नी सारा दिन अकेले होते हैं। यह हमारे पास खेलती रहेगी। तुम बेफिक्र होकर अपने काम पर चली जाया करो। मैंने आंटी की आवाज़ में एक अजीब सी ममता और अपनापन देखा, जिसने मेरे दिल के सारे शक दूर कर दिए। मैंने उनका दिल से धन्यवाद कहा और बोली, आप दोनों का ये एहसान मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। मैं कल से ही इसे आपके पास छोड़ जाया करूंगी। मेरी आंखों में शुक्रगुजारी के आंसू थे। मुझे लगा जैसे भगवान ने मेरे लिए इस अनजान शहर में कोई फरिश्ता भेज दिया है। उस दिन के बाद से मेरा रूटीन बन गया। मैं सुबह अवनी को उनके घर छोड़कर फैक्ट्री चली जाती थी और शाम को वापस आकर उसे ले लेती। वो मुझे बिल्कुल अपनी बेटी की तरह ही समझने लगे थे और मैं भी उन्हें अपने माँ बाप से कम नहीं समझती थी। मेरी सारी जिंदगी माँ बाप के बिना ही गुजरी थी, इसीलिए उनका अपनापन मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। अंकल जी, आप यहाँ आराम से बैठिए। मैं आपके लिए गरम गरम रोटियां बनाकर लाती हूँ। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मैं छुट्टी वाले दिन उनके घर जाकर उनके काम करती और उन्हें प्यार से खाना भी खिलाती। जीती रहो तुम। भगवान तुम्हें दुनिया की सारी खुशियां दे। तुमने तो हमारी वीरान सी जिंदगी में बहार लाती है। संतोष अंकल मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे आशीर्वाद देते और उनकी आंखों में मेरे लिए ढेर सारा प्यार नजर आता। मैं उनके लिए खाना बनाती और भी तरह तरह के काम कर देती। अब वो मेरी बेटी से बहुत प्यार करने लगे थे। मम्मी देखो, दादाजी ने मुझे आज नई गुड़िया खरीद कर दी है। अवनी खुशी से उछलती हुई मेरे पास आती और अपने खिलौने दिखाती। उसकी मासूम सी हंसी पूरे घर में गूंजती थी। यही वजह थी कि मुझे उस शहर में कभी भी अकेलापन या किसी और की कमी महसूस नहीं हुई।
और मेरी बेटी को भी दादा दादी का प्यार मिल गया। लेकिन उन सभी पलों में और इस व्यस्त जिंदगी में मैं 1 मिनट के लिए भी अपने पति को कभी नहीं भूली थी। और रात के अंधेरे में जब अवनी सो जाती तो मेरे दिमाग में आकाश का चेहरा घूमने लगता और उसकी बेवफाई मुझे सबसे ज्यादा परेशान करती थी। मैं मुंह दबाकर खूब रोती और अपनी किस्मत को कोसती, जिसने मुझे एक बार फिर से अकेला कर दिया। वक्त गुजरने के साथ साथ अवनी बड़ी हो रही थी और मेरी फैक्ट्री की नौकरी भी अब लगभग पक्की हो गई थी। मैंने कुछ पैसे जोड़कर अवनी को एक अच्छे स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया था। वो पढ़ाई में बहुत होशियार थी और घर आकर मुझे अपने पूरे दिन का रूटीन भी सुनाती थी। संतोष अंकल और उनकी पत्नी ने भी अवनी की परवरिश में बहुत अच्छा रोल निभाया था। वो उसे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते और अच्छी बातें सिखाते। अवनी उनसे बहुत घुल मिल चुकी थी। साल गुजरते गए और मेरी बेटी ने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया। वो अब 16 साल की हो चुकी थी और मुझसे भी कई गुना ज्यादा खूबसूरत हो गई थी। उसकी लंबाई भी बहुत अच्छी थी और नैन नक्श भी काफी खूबसूरत थे। उसकी खूबसूरती देखकर हर कोई उसकी तारीफ किए बिना नहीं रहता था। सुरभि, तुम्हारी बेटी तो बिल्कुल हीरे जैसी लगती है। इसे किसी की नजर ना लग जाए, तुम इसकी नजर उतार कर रखा करो। मोहल्ले की औरतें अक्सर जब हमारे घर आती तो उसे देखकर यही कहती और अवनी की बलाए लेती। मैं भी मुस्कुराकर जवाब देती, बस बहन जी, ये तो सब भगवान की मेहरबानी है। मैं तो बस यही प्रार्थना करती हूँ कि इसकी किस्मत भी इसकी सूरत की तरह खूबसूरत ही निकले। मेरे दिल में अपनी बेटी को देखकर ममता का समंदर उमड़ पड़ता था। मुझे उस पर गर्व महसूस होता था और मैं अक्सर रात को अवनी को सोते हुए देखकर सोचती कि मेरा पति कितना बदनसीब है कि भगवान ने उसे औलाद की खुशी दी और इतनी खूबसूरत बेटी दी, लेकिन वो उससे महरूम ही रहा। उसने अपने झूठे घमंड और दूसरी औरत की खातिर अपने खून को खुद से दूर कर दिया। वो कभी भी अवनी को जवान होता और मुस्कुराता हुआ नहीं देख पाया। ये ख्याल मुझे एक अजीब सी बेचैनी और अंदर ही अंदर चुभन भी देता था। मम्मी, आप हर वक्त मुझे ऐसे क्यों देखती रहती हैं? क्या मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ? अवनी आईने के सामने खड़े होकर अपने बाल बना रही थी तो मुझसे पूछने लगी। उसकी आवाज में एक अजीब सी चाहत थी। मैंने आगे बढ़कर उसके माथे पर हाथ फेरा और प्यार से कहा, मेरी जान, तुम तो दुनिया की सबसे प्यारी बेटी हो। मैं तो बस ये सोचकर भगवान को धन्यवाद देती रहती हूँ कि उन्होंने मुझे तुम्हारे रूप में जिंदगी जीने का मकसद दे दिया। मैं अपने आंसू छुपाने के लिए जल्दी से अपना चेहरा मोड़ लेती। अवनी अब स्कूल से कॉलेज में जाने लगी थी। संतोष अंकल बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनकी पत्नी भी अक्सर बीमार रहती थी। वो फैक्ट्री से घर आकर उनकी देखभाल करती और अवनी भी उनके हर काम में मदद करती थी। दादाजी, आपने दवाई खा ली? मैं आपके लिए गर्म दूध लाती हूँ। अवनी उनके पास बैठकर उनके पैर दबाती और बड़ी ही इज्जत से पूछती, हाँ, तो मेरे पास ही बैठ जाया करो अवनी। तुम्हारी बातें सुनकर ही मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। उन्होंने अवनी के सर पर हाथ फेरते हुए उसे अपने पास ही बिठा लिया था। उनकी नज़रों में अवनी के लिए अंधा प्यार था और मैं उस प्यार को देखकर निश्चिंत हो जाती थी कि इस जालिम दुनिया में कोई तो है जो मेरी बेटी से इतना प्यार करता है। मोहल्ले में अब शादी ब्याह की बातें भी उठने लगी थी, लेकिन मैं अभी इतनी जल्दी अपनी अवनी की शादी नहीं करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि वो अच्छे से पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, ताकि उसे कभी किसी भी आदमी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, ना ही किसी धोखेबाज के रहमो करम पर जीना पड़े। सुरभि बहन, मेरी नंद का बेटा सरकारी नौकरी करता है। लड़का बहुत ही शरीफ है। अगर तुम कहो तो हम अभी से ही अवनी के रिश्ते की बात चलाएं और अगर उन्हें सब पसंद आया तो फिर शादी पक्की करवा देंगे। एक दिन मेरी पड़ोसन ने आकर मुझे रिश्ते की पेशकश की। उसकी आंखों में लालच था क्योंकि अवनी की खूबसूरती पूरे मोहल्ले में मशहूर थी। मैंने मुस्कुराकर मना कर दिया, बहन जी, अभी तो मेरी बेटी पढ़ रही है। मैं इसकी पढ़ाई पूरी होने से पहले उसकी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकती हूँ। आपका बहुत धन्यवाद कि आपने मेरी बच्ची को इस काबिल समझा। मैंने बात को वहीं पर ख़त्म कर दिया। मेरी जिंदगी अब एक सुकून भरी पटरी पर चल रही थी, लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इसकी परत के नीचे कितना खौफनाक कुआं बन रहा है।
जो मेरी सारी दुनिया को निगलने वाला था। दिन एक जैसे ही गुजर रहे थे। मैं सुबह सवेरे फैक्ट्री चली जाती और शाम को थकी हारी घर लौट आती। अवनी कॉलेज जाने लगी थी और संतोष अंकल और उनकी पत्नी हमेशा की तरह हमारे घर का एक खास हिस्सा बन चुके थे। लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से मैंने अवनी के व्यवहार में अजीब सा बदलाव महसूस करना शुरू कर दिया था। अवनी बेटा, क्या बात है? तुम आजकल बहुत ही चुपचाप रहने लगी हो। ना तो तुम अपनी कॉलेज की बातें बताती हो और ना ही अपनी सहेलियों का कोई जिक्र करती हो। मैंने एक शाम जब उसे उदास बैठे देखा तो उसके माथे पर हाथ फेरते हुए परेशानी से पूछा, कुछ नहीं मम्मी, बस मुझे थकान हो रही है। दरअसल पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और मेरे सिर में भी दर्द रहता है। उसने मेरी नज़रों से नज़र चुराते हुए जवाब दिया और जल्दी से अपनी किताब में मुंह छुपा लिया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट दिख रही थी। मैंने उसके बालों में उंगलियां फेरते हुए प्यार से कहा, तुम ज़्यादा परेशान मत हुआ करो। अगर पढ़ाई का प्रेशर ज़्यादा है तो तुम कुछ दिन आराम कर लो। बेटा, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। तुम्हारी सेहत मेरे लिए सबसे बढ़कर है। मेरी आवाज़ में एक माँ की गहरी ममता और फिक्र थी। मम्मी, मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो, अवनी ने बेमन से जवाब दिया, लेकिन उसकी आंखों में छुपी हुई वीरानी मुझसे छुप नहीं पाई। मैंने सोचा कि शायद सच में कॉलेज की पढ़ाई कुछ ज़्यादा ही कठिन हो गई है, इसीलिए मेरी बेटी थक जाती है। अगले दिन छुट्टी थी। मैं घर के कामों में व्यस्त थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने संतोष अंकल खड़े थे। उनके हाथ में मिठाई का एक डिब्बा था। सुरभि बेटा, ये मिठाई लो। आज मेरी पेंशन आई थी तो सोचा कि तुम लोगों का भी मुंह मीठा करवा दूं। अवनी कहाँ है? उन्होंने बड़े ही प्यार भरे अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। उनके चेहरे की झुर्रियां खुशी से फैल गई थीं। मैंने मुस्कुराकर मिठाई का डिब्बा उनके हाथ से लिया और कहा, अंकल आप क्यों इतना परेशान होते हैं? आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए सब कुछ है। अवनी अंदर कमरे में सो रही है, मैं अभी उसे बुलाती हूँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। अरे नहीं नहीं, उसे सोने दो, वो काफ़ी थक जाती है। मैं बस उसे देखने ही आया था। तुम चाय बनाओ, मैं यहीं बैठता हूँ, उन्होंने चारपाई पर बैठते हुए कहा। मैं चाय बनाने किचन में चली गई। कुछ देर के बाद जब मैं चाय लेकर आई तो उनकी नज़रें कमरे के दरवाजे की तरफ ही जमी हुई थीं, जहाँ पर अवनी सो रही थी। मुझे उस वक्त ये बात बिल्कुल भी अजीब नहीं लगी, क्योंकि मैं तो उन्हें एक बहुत ही भला और शरीफ इंसान समझती थी, जो मेरी बेटी से अपने रिश्ते की तरह ही प्यार करते थे। अवनी की खामोशी दिन व दिन बढ़ती जा रही थी। वो लड़की जो पूरे घर में उछलती कूदती रहती थी, अब घंटों एक ही जगह पर पत्थर बनी बैठी रहती थी। दरवाजे पर जरा सी भी कोई आवाज़ होती तो वो बुरी तरह से घबरा कर उछल पड़ती। उसकी आंखों के चारों ओर काले घेरे पड़ने शुरू हो गए थे। लेकिन इस सबसे बढ़कर जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा परेशान किया, वो अवनी के शरीर में आने वाले अचानक परिवर्तन थे। मम्मी, वो मेरा ये सूट बहुत ही टाइट हो गया है, मुझे आप नया बनवा दीजिए। अवनी ने एक दिन अपने दुपट्टे को पेट के आसपास मजबूती से लपेटते हुए झिझकते हुए कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी घबराहट थी। मैंने कपड़े धोते हुए सिर उठाकर उसे हैरानी से देखा और कहा, लेकिन ये टाइट कैसे हो गया? अभी पिछले महीने तो तुमने इसे सिलवाया था। अचानक से तुम्हारा वजन इतना कैसे बढ़ गया? तुम तो बिल्कुल दुबली पतली थी। मैंने उसका ध्यान से जायजा लिया। मुझे नहीं पता मम्मी, बस शायद मैं अब रोटियां ज़्यादा खाने लगी हूँ, इसीलिए मैं मोटी हो रही हूँ। अवनी ने जल्दी से जवाब दिया और अपना चेहरा मेरी तरफ से मोड़ लिया। वो पसीने से भीगी लग रही थी। मैंने अपने हाथों को अच्छे से धोया और उसके करीब जाकर शक भरे अंदाज में कहा, अवनी, मेरी तरफ देखो, तुम्हारा चेहरा इतना पीला क्यों पड़ रहा है और शरीर भी भरा भरा लग रहा है? देखते ही देखते तुम्हारा पेट इतना क्यों निकल आया है? ऐसा क्यों लग रहा है? मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा। क्या तुम्हें पेट में कोई दिक्कत हो गई है बेटा? नहीं मम्मी, कुछ भी नहीं हुआ है। आप बिना बात परेशान हो रही हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अवनी ने गुस्से और घबराहट की हालत में कहकर तेजी से कमरे से बाहर निकल गई। मेरा दिल एक अनजाने डर से धड़कने लगा। मैंने महसूस किया कि ज़रूर वो मुझसे कुछ छुपा रही है। आज मैंने उससे पूछा तो उसके चेहरे का रंग बिल्कुल सफ़ेद पड़ गया था और आंखों में अजीब सी लालिमा नजर आने लगी थी। एक माँ की सिक्स सेंस मुझे लगातार सतर्क कर रही थी कि मेरी बेटी के साथ कुछ तो अजीब हो रहा है। उसका बढ़ता हुआ पेट और उसकी लंबी खामोशी
मुझे रात को सोने नहीं दे रही थी। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अब उसे इस तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकती। अगले दिन मैं फैक्ट्री से आधे दिन की छुट्टी लेकर घर वापस आ गई। अवनी चारपाई पर लेटी छत को घूर रही थी। उठो अवनी, जल्दी से तैयार हो जाओ, हम अभी डॉक्टर के पास जा रहे हैं। मैंने कमरे में आते ही उसे फैसला सुनाते हुए कहा। मेरी आवाज़ में बिल्कुल भी प्यार नहीं था। डॉक्टर के पास? क्यों मम्मी? मैं आपसे कह तो रही हूँ ना कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कहीं भी नहीं जाना है। आप क्यों मेरे पीछे पड़ गई हैं? अवनी एकदम से हड़बड़ाकर उठी और घबराए हुए अंदाज में बोली। उसका पूरा शरीर कांपने लगा था, लेकिन मैंने थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए सख्ती से उसकी बाजू पकड़कर कहा कि तुम खुद को शीशे में देखो, तुम्हारी हालत क्या हो रही है। मुझे जरूर तुम्हारे पेट में कोई गड़बड़ी लग रही है। हमें एक बार चेकअप जरूर करवाना चाहिए। अगर सब कुछ ठीक हुआ तो कोई बात नहीं, हम वापस आ जाएंगे। इसीलिए चलो, जल्दी से दूसरा सूट पहन लो। मेरे अंदाज की सख्ती देखकर वो ज्यादा बहस ना कर सकी और फिर रोते हुए कपड़े बदल लिए। मैं उसे चुपके से मोहल्ले की नज़रों से बचाकर पास के ही एक क्लिनिक पर ले गई। क्लिनिक के अंदर दवाइयों की महक फैली हुई थी और मेरा दिल किसी अनजान खतरे की घंटी बार बार दिमाग में बजा रहा था। अवनी मेरे साथ बेंच पर बैठी हुई लगातार अपने हाथों को रगड़ रही थी और उसके चेहरे पर भारी उदासी छाई थी। सुरभि जी, आप अंदर आ जाइए, डॉक्टर मैडम बुला रही हैं। नर्स ने कमरे से बाहर आकर आवाज़ दी। मैं अवनी का हाथ पकड़कर अंदर दाखिल हुई। डॉक्टर ने अच्छे से अवनी का चेकअप किया और उससे कुछ सवाल किए। अवनी हर सवाल का जवाब देकर नज़र झुका लेती थी और बार बार हिचकने लगती थी। चेकअप के बाद डॉक्टर ने अवनी को बाहर भेज दिया और मुझे अपने सामने वाली कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। देखिए सुरभि जी, आप एक समझदार औरत लगती हैं। मैं आपसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहती हूँ। डॉक्टर ने अपने चश्मे को ठीक करते हुए बड़े गंभीर अंदाज में कहा। उनके चेहरे पर कोई भी नरमी या मुस्कान नहीं थी। जी डॉक्टर मैडम, बताइए, मेरी बेटी को क्या दिक्कत है? कहीं उसे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं है? मैंने बेताबी और घबराहट के साथ उनसे पूछा। मेरी सांस सीने में अटक रही थी। नहीं, कोई बीमारी नहीं है। आपकी बेटी दरअसल प्रेग्नेंट है और प्रेगनेंसी में कम से कम वो 3-4 महीने की है। क्या? आपके घर में रहते हुए भी आपको इतने बड़े बदलाव का एहसास नहीं हुआ? डॉक्टर के शब्द किसी भारी हथौड़े की तरह मेरे सिर पर लगे, जिसने मेरे पैरों तले की जमीन खींच ली। कमरे की दीवारें मुझे घूमती हुई महसूस होने लगीं। मुझे लगा जैसे किसी ने मेरे कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया हो। आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मैं वहीं कुर्सी पर बेजान होकर रह गई। ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर मैडम? मेरी बेटी तो अभी सिर्फ 18 साल की हुई है। वो तो अभी कॉलेज में पढ़ रही है। उसकी तो शादी भी नहीं हुई। ज़रूर आपकी रिपोर्ट गलत होगी। मेरी बेटी ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो तो बहुत ही शरीफ और मासूम बच्ची है। मैंने रोते हुए इनकार में सिर हिलाते हुए डॉक्टर के सामने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया। डॉक्टर मैडम ने हमदर्दी लेकिन सख्ती से जवाब दिया। देखिए, मेरी रिपोर्ट बिल्कुल सही है सुरभि जी। सच्चाई यही है। आप इसे जितनी जल्दी स्वीकार कर लें उतना बेहतर है। आपकी बेटी सच में प्रेग्नेंट है। आप घर जाकर उससे खुद पूछिए कि ये सब कैसे हुआ है और इसका जिम्मेदार कौन है। यहाँ पर रोने का कोई फायदा नहीं है। अब जो होना था वो हो चुका है। मैं क्लिनिक से बाहर निकली तो मेरे पैरों में जान नहीं बची थी। अपनी बाहर बेंच पर बैठी मुझे देखकर खड़ी हो गई। उसने मेरी आंसू भरी आंखों और कांपते हुए शरीर को देखा तो उसका चेहरा भी डर के मारे सफ़ेद पड़ गया। मैंने उसका हाथ जोर से पकड़ा, इतनी जोर से कि मेरे नाखून उसकी हथेली में धंस गए, लेकिन मैंने एक शब्द भी नहीं कहा। मैं उसे इसी तरह खींचते हुए घर तक ले आई। घर में कदम रखते ही मैंने दरवाजे की कुंडी बंद की और अवनी को जोर से धक्का देकर कमरे की फर्श पर गिरा दिया। मैं गुस्से से कांप रही थी। मुझे इस वक्त भयंकर दुख और बेइज्जती का एहसास हो रहा था। ये सब क्या है अवनी? तुमने मेरा मुंह काला कर दिया। मैंने तुम्हें इसी दिन के लिए पाला था। बताओ, कौन है वो दरिंदा जिसने ये सब किया है? मैंने पूरी ताकत के साथ चिल्लाते हुए उससे सवाल किया। मेरी आवाज़ इतनी तेज थी कि ऐसा लग रहा था जैसे मेरा गला फट जाएगा। अवनी फर्श पर गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपा लिया और लगातार इनकार में सिर हिला रही थी, लेकिन उसकी जुबान से एक शब्द नहीं निकल रहा था। बोलती क्यों नहीं हो? आखिर किसका शिकार बनी हो तुम?
मैं सारा दिन फैक्ट्री में खून पसीना बहाकर दिन रात एक कर रही हूँ, ताकि तुम्हें अच्छे से पढ़ा लिखा कर इज्जत की जिंदगी दे सकूं। और तुमने मेरी पीठ पीछे ये सब किया। किसने किया है ये सब तुम्हारे साथ? मैंने आगे बढ़कर उसके बाल मुट्ठी में पकड़ लिए और उसका चेहरा ऊपर उठाया। मेरी आंखों में खून उतर आया था। मुझे माफ कर दो मम्मी, मुझे कुछ भी नहीं पता। मैं आपको कुछ नहीं बता सकती। आप मुझे मार डालिए। वो डर के मारे थर-थर कांपती हुई हिचकियों के बीच में बड़ी मुश्किल से बोली। उसके चेहरे पर इतना डर था जैसे कि वो कोई खौफनाक नजारा देख रही हो। अच्छा, तो तुम्हें मार देने के लिए ही मैंने इतनी मेहनत से तुम्हें जवान किया है? मुझे नाम बताओ उस कमबख्त का, मैं उसका खून पी जाऊंगी। क्या कॉलेज के किसी लड़के ने तुम्हें धोखा दिया है, या मोहल्ले के किसी आवारा की नजरों में आ गई थी तुम? मैं लगातार उससे पूछ रही थी और मेरे आंसू उसके चेहरे पर गिर रहे थे। नहीं मम्मी, ऐसा कोई भी नहीं है, और ना ही मेरा किसी से कोई चक्कर है। मैं कुछ भी नहीं जानती। भगवान के लिए मुझसे कुछ भी मत पूछिए। वो मुझसे नजर चुराने लगी और उसने खुद को एक कोने में सिकोड़ लिया। उसका व्यवहार मुझे और ज्यादा पागल कर रहा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि वो नाम क्यों नहीं बता रही है। क्या वो किसी की मोहब्बत में गिरफ्तार थी और उसे ही बचाना चाहती थी, इसीलिए उसका नाम नहीं ले रही? या फिर उसके दिल में कोई ऐसा डर था जिसने उसकी जुबान पर ताला लगा दिया था? मैंने उसके आगे हाथ भी जोड़े, उसके पैर भी पकड़े, उसे अपनी ममता का वास्ता दिया, लेकिन वो पत्थर की मूरत बनी सिर्फ रोती रही। और उसने अपने होंठ सिल लिए थे। मैं जब भी उससे पूछती तो उसके चेहरे का रंग उड़ जाता और आंखों में डर दिखने लगता, लेकिन वो मेरे बार बार पूछने पर भी कुछ भी मुझे नहीं बता रही थी। मैं बहुत बुरी तरह से थक चुकी थी कि मेरे अंदर अब और बोलने की ताकत नहीं बची थी। मैं वहीं फर्श पर उसके पास गिरकर रोने लगी। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दुख और धोखे में ही गुजारी। पहले मेरे बाप ने मुझे छोड़ दिया, फिर मेरी बुआ ने मुझ पर सारे जुल्म कर डाले, फिर मेरे पति ने मुझे सबसे बड़ा धोखा दिया, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी उसी बेटी की खातिर हर तूफान का मुकाबला किया, लेकिन आज मेरी अपनी ही बेटी ने मेरी सारी मेहनत और मेरी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया था। सारा दिन कमरे का दरवाजा बंद रहा। ना उसने कुछ खाया और ना ही मैंने उसे पानी का एक भी घूंट दिया। शाम गहरी होने लगी थी और मेरे दिल में उलझन बढ़ने लगी थी। मैं लगातार सोच रही थी कि आखिर वो कौन हो सकता है। मेरा दिमाग हर उस इंसान की तरफ जाता जो हमारी जिंदगी का हिस्सा था, लेकिन मेरी बोलचाल इतनी सीमित थी कि मेरे दिमाग में कोई नाम आ ही नहीं रहा था। कॉलेज के किसी लड़के पर शक करना इसलिए मुश्किल था क्योंकि अवनी का रूटीन बिल्कुल सीधा सादा ही था। वो सीधा कॉलेज जाती थी और वहां से सीधा घर आ जाती थी। मैंने उसका कभी कोई शक भरा व्यवहार नहीं देखा था। फिर आखिर ये सब कब और कैसे हो गया? रात के वक्त मैं बहुत परेशान थी। नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। इतनी परेशानी और मानसिक पीड़ा में भला नींद कैसे आ जाती? मेरा दिमाग लगातार उलझन का शिकार था कि अचानक मुझे कमरे के बाहर किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। मैं एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी। कौन है? वहां पर कौन है? मैंने डरते हुए हल्की आवाज में पूछा और जल्दी से बिस्तर से नीचे उतरी, लेकिन आसपास कोई भी नहीं था और मेरी बेटी अवनी अपनी चारपाई पर गहरी नींद में लेटी हुई थी। मैंने चैन की सांस ली, लेकिन थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मेरी बेटी नींद में खुद से ही कुछ बड़बड़ा रही थी। मेरे पास मत आना, मुझसे दूर रहो, भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर और दहशत थी। अब मुझे अजीब सा भय होने लगा। मैं उसके पास गई और उसके माथे पर हाथ फेरा तो उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा था और वो हल्का हल्का कांप रही थी। मैंने उसे इस वक्त जगाना ठीक नहीं समझा और खुद सारी रात जाग कर ही गुजारी, लेकिन ये बात अब मामूली नहीं रही थी। अगले ही दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे रात को कमरे का दरवाजा किसी ने बाहर से खोला हो। अवनी, क्या रात को तुम बाहर गई थी? दरवाजा खुला क्यों मिला मुझे? मैंने उसे नाश्ता बनाते हुए शक भरी नजरों से पूछा। नहीं मम्मी, मैं तो सो रही थी, मुझे कुछ भी नहीं पता, शायद हवा से खुल गया होगा। उसने मुझसे नजर चुराते हुए डरे हुए अंदाज में जवाब दिया और जल्दी से अपने कमरे से बाहर निकल गई। मैं अपनी बेटी को हर वक्त डरा सहमा महसूस करती थी। वो मुझसे नजरें चुराने लगी थी। अब ये रोज का हो गया था। कभी रात के पिछले पहर किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती तो कभी
दरवाज़ा खुलने की हल्की सी आवाज़ आती, लेकिन जब मैं उठकर बाहर देखती तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं देता। घर में अजीब सा डर पसर गया था, लेकिन मैं एक माँ थी। माँ तो हर तरह की मुश्किल से गुजर कर अपनी औलाद की रखवाली करती है। मैंने तय कर लिया था कि मैं जानकर ही रहूंगी कि आखिर सच्चाई क्या है और ये कौन शख्स है जो रात के अंधेरे में मेरी बेटी की जिंदगी को नरक बना रहा है। मम्मी, आज आप मेरे बिस्तर पर क्यों लेट रही हैं? आपका बिस्तर तो उस तरफ है ना? अवनी ने हैरानी से मुझे अपनी चारपाई पर बिस्तर लगाते हुए देखकर पूछा। कुछ नहीं बेटा, आज मेरे बिस्तर पर तुम सोओगी। मुझे इस कोने में हवा नहीं लग रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है। मैंने झूठी बातें बनाते हुए अवनी को अपने पास बुला लिया और खुद उसकी जगह उसके बिस्तर पर लेट गई। रात के तकरीबन 2 बज रहा था। कमरे में गहरा अंधेरा था कि अचानक दरवाजा धीरे धीरे खुला। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने अपनी सांस रोक ली और आंखें बंद कर लीं। फिर कदमों की आवाज़ सुनाई देने लगी जो सीधा मेरी तरफ ही आ रही थी। मैंने जो चादर ओढ़ रखी थी उसे एक साइड करके देखा ताकि आने वाले को ये महसूस ना हो कि मैं जाग रही हूँ। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मुझे कमरे की दीवार पर एक काला साया नजर आया। वो सीधा उस बिस्तर की तरफ बढ़ रहा था जो मेरी बेटी का बिस्तर था, लेकिन उस पर आज मैं लेटी थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सांसें रुक जाएंगी और मेरा दिल सीने से बाहर आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो साया धीरे धीरे चारपाई के पास आया, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी। वो इंसान मेरे बिल्कुल करीब खड़ा था। मैंने अचानक उसे चादर में लिपटे हुए आदमी को देखा। उसकी चादर को मैंने पूरी ताकत से खींचा। वो वहां से भाग रहा था। कौन हो तुम? रुक जाओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैंने चिल्लाकर उसे पकड़ने की कोशिश की। वो खुद को छुपाना चाहता था और वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन तब तक मैं उसे पहचान चुकी थी कि वो कौन है। उसका चेहरा मैं एक पल के लिए देख चुकी थी, लेकिन ये सब देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो कोई अजनबी नहीं था। मैं बुरी तरह से कांपने लगी। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वो साया भागकर बाहर निकल चुका था, लेकिन मेरा शरीर पत्थर का हो गया था। अगली सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने कांपते हुए हाथों से दरवाजा खोला तो वो बुजुर्ग मेरे दरवाजे पर खड़ा था। संतोष अंकल, जिसके चेहरे पर भरपूर हमदर्दी थी, जिसे मैं अपने पिता भाई की तरह ही मानती थी और समझती थी कि ये मेरी और मेरी बेटी का रखवाला है, लेकिन असल में वही मेरी बेटी का गुनहगार था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट और जानवर सी बनी आंखों को देखते ही मुझे एक दरिंदा और जहरीला सांप नजर आ रहा था कि यही है वो गुनहगार जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। मेरे हाथ कांपने लगे थे। मैंने अपनी आवाज को फिर भी मजबूत करते हुए गुस्से से कहा, तुमने ऐसा क्यों किया? मेरे साथ मेरी मासूम सी बच्ची की जिंदगी बर्बाद क्यों की? मैंने तुम्हें क्या समझा और तुम क्या निकले? मैंने उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा और नफरत से कहा। उसकी मुस्कुराहट एक पल को डगमगाई, फिर वो बड़े ही ढीठपन से बोला, तो तुम क्या कर लोगी मेरा? तुम तो एक बेसहारा औरत हो। तुम्हारी बेटी पर मेरा दिल आ गया तो बस हो गया ये सब। मैंने कोई जबरदस्ती नहीं की, वो खुद तैयार थी। वो इतने आराम से ये सब कुछ कह रहा था कि मेरा खून खौलने लगा। वो समझ रहा था कि मैं एक लावारिस हूँ और मेरी बेटी को वो बेइज्जत कर देगा और मैं चुपचाप तमाशा देखूंगी। मैंने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारा और दरवाजा उसके मुंह पर बंद कर दिया। उसी दिन जब मैं बेटी के पास गई और उससे उस आदमी के बारे में पूछा तो वो बोली, मम्मी, उस आदमी का नाम मत लीजिए मेरे सामने, वो मुझे मार डालेगा, वो बहुत ही जालिम है। अवनी मुझे रोते हुए देखकर चिल्लाकर बोली और अपना चेहरा छुपा लिया। उसने तुम्हारे साथ इतना बड़ा पाप किया और तुम चुप रही? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्या तुम मुझसे डर रही थी? अवनी, मैंने उसे गले लगाकर तड़पते हुए कहा, आप कहती थी कि वो मेरे दादा जैसे हैं, पिता की तरह हैं, लेकिन वो एक जानवर है। उसने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने आपको कुछ भी बताया तो वो आपको जान से मार देगा। मम्मी, मुझे यहाँ से दूर लेकर चलिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। उसकी हिचकियां बंद गईं। पहली बार मैंने अपनी बेटी की आंखों में इतना भयंकर डर देखा था। मुझे उसी दिन अंदाजा हुआ कि सच में बेटियों के सिर पर पिता का साया होना बहुत बड़ा आशीर्वाद होता है। अगर आज मैं अपने पति के पास रह रही होती तो कोई भी इस तरह आकर मेरी बेटी की इज्जत पर दाग नहीं लगा सकता था। उस इंसान ने मुझे अकेला और कमजोर समझा। मैंने उसी वक्त फैसला किया
और मैं अवनी को लेकर सीधे पुलिस स्टेशन गई और उस दरिंदे के खिलाफ कार्रवाई करवाई। पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया और उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मुझे अब और सहारे की जरूरत थी। मैंने अपने घमंड को पीछे किया और पहली बार अपने पति आकाश से जाकर माफी मांगी। मुझे उनके बंगले का पता पहले से ही था। मैं उनके सामने जाकर खड़ी हो गई। सुरभि, तुम यहाँ इतने सालों बाद? और ये मेरी बेटी है, ये अवनी है, और इसकी ये हालत किसने की? आकाश ने हमें ऐसी हालत में देखा तो हैरानी से पूछा। उसकी आंखों में आज भी वही प्यार था। मुझे माफ कर दो आकाश, मैंने जज्बातों में बहकर तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन आज मेरी बेटी को तुम्हारे सहारे की बहुत जरूरत है। एक दरिंदे ने इसकी मासूमियत छीन ली है। मैंने रोते हुए उन्हें सारी सच्चाई बता दी। मेरे पति को जब ये बात पता चली तो वो गुस्से से फट पड़े। उस आदमी की ये हिम्मत कि उसने मेरी बेटी की तरफ गलत नजर से देखा। मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं उसका ऐसा हाल करूंगा कि दुनिया याद रखेगी, आकाश ने खतरनाक अंदाज में कहा और तुरंत ही पुलिस स्टेशन पहुंच गए। आकाश ने अपनी पावर और रसूख का भरपूर इस्तेमाल किया और उस इंसान को उसके अंजाम तक पहुंचाया। अदालत ने उसे सख्त सजा सुनाई। इसके बाद आकाश मुझे और मेरी बेटी को इज्जत के साथ घर लेकर आ गए। उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था और उन्होंने हमारे अलावा किसी को भी अपनी जिंदगी में शामिल नहीं किया था। मेरी बेटी को इंसाफ मिल चुका था, लेकिन उसके शरीर और आत्मा पर जो जख्म लगे थे वो इतनी जल्दी भरने वाले नहीं थे। फिर जब डिलीवरी का वक्त आया तो अवनी ने एक मरी हुई बच्ची को जन्म दिया। मम्मी, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैं बहुत बुरी हूँ, मैं ही गुनाहगार हूँ। भगवान मुझसे नाराज हो गए हैं। अवनी अपनी उस मरी हुई बच्ची को देखकर खुद को कोसती हुई और घंटों रोती रही। वो खुद को ही दोषी समझ रही थी। आकाश ने उसकी हालत देखकर उसे शहर के एक बहुत बड़े और टॉप क्लास साइकोलॉजिस्ट को दिखाया। वो उसे हर रोज थेरेपी के लिए लेकर जाते और वहां उससे कई घंटे बात करते। कई महीनों के बाद जाकर अवनी नॉर्मल हुई। उसके चेहरे पर दोबारा धीरे धीरे मुस्कुराहट वापस आने लगी और अब अपने पिता की मोहब्बत के साए में वो अपने अतीत की उन खौफनाक यादों से बाहर आ रही थी। मेरी ये कहानी उन सभी लोगों के लिए एक सीख है जो कभी भी अपनी बेटियों को किसी दूसरे पर भरोसा करके उनके रहन सहन पर छोड़ देते हैं। ऐसा कभी ना करें, क्योंकि किसी गैर पर भरोसा करके उसे अपने घर में दाखिल होने की इजाज़त देना यानी अपने घर में सेंध लगाने जैसा होता है। क्योंकि कुछ लोग अच्छाई का मुखौटा ओढ़ कर रखते हैं, जबकि अंदर से उनका मन बहुत काला होता है और वो अपनी एक्टिंग में इतने पक्के होते हैं कि हम उनका असली रूप कभी देख नहीं पाते। और जब तक हमें उनकी असली सच्चाई पता चलती है, तब तक कई बार तो बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा हमेशा बाहर के अजनबियों से नहीं होता, बल्कि कई बार वही लोग सबसे खतरनाक साबित हो जाते हैं जिन पर हम आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। एक माँ की मजबूरी, उसका संघर्ष और बेटी के लिए बेहतर जीवन बनाने की कोशिश दिखाती है कि सिर्फ अच्छे इरादे काफ़ी नहीं होते, सतर्क रहना भी उतना ही जरूरी होता है। हमारा अपने बच्चों की खामोशी को हल्के में लेना बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है, क्योंकि उनके डर के पीछे कोई गहरा सच छुपा हो सकता है। अंत में ये कहानी यही सिखाती है कि बेटियों की सुरक्षा के मामले में किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा करना खतरनाक हो सकता है और एक माँ की जागरूकता, साहस और सही समय पर उठाया गया कदम ही उसकी बेटी की जिंदगी को बचा सकता है। तो दोस्तों, आप लोग किस शहर से हमारी कहानी सुन रहे हैं और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हाइप दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको मेरी मेहनत पसंद आई हो तो मुझे सुपर थैंक्स देकर अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर दिखाएं, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही शानदार कहानियाँ लाती रहूं। इस कहानी का उद्देश्य समाज को जागरूक करना है कि बच्चों की सुरक्षा और उनकी भावनाओं को समझना कितना जरूरी है। किसी भी संदिग्ध स्थिति को नज़रअंदाज ना करें और सही समय पर सही कदम उठाएं। दर्शकों से अनुरोध है कि वे इसे एक सीख और जागरूकता के रूप में देखें। यदि इस प्रकार के किसी भी मुद्दे का आप या आपके आसपास कोई सामना कर रहा है तो कृपया उचित कानूनी या पेशेवर सहायता अवश्य लें। धन्यवाद।